अभी आप लोगों को याद करना है दूसरा परिच्छेद। याद करना शुरू कर दो। किस किस को याद है? वहाँ तो पढ़ा दिया होगा दूसरा परिच्छेद। नहीं पढ़ाया? अच्छा, तो पहले ही पढ़ाया था। चलो ठीक है, तो फिर भी अब आप लोग शुरू करते जाओ, है ना। जितने सूत्र याद हों उतने उतने करते चलो, जितने अपन पढ़ते जाएं उतने उतने आप याद करते चलो। तो एक साथ रहेगा भी नहीं कि भैया कैसे करें, साथ में होते जाएंगे। बाकी यहाँ भी पढ़ते हैं तो सब पढ़ा करो, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो यहीं काम हो जाता है। एक बार पढ़ रहे, फिर समझ रहे, उसको 2-4 बार बोल रहे, तो इतने में तो याद हो ही जाता है। फिर एक बार कहीं गए तो मतलब अपने कमरे पे गए, रिवीजन कर लिया, सुबह उठ के कर लिया, तो याद हो जाएगा। ठीक है? क्यों ऐसा, क्यों याद करना क्यों ज़रूरी है? आप लोग कोई सामान लेने गए तो वहाँ क्या काम में आएगा? उदाहरण थोड़ा पहले का ही समझना, वरना कहो कि भैया आप तो फ़ोन पे और गूगल पे सब चलने लग गए। लेकिन वैसे आपके जेब में जो पैसा होगा वही काम में आएगा ना, कि घर पे रखा पैसा शक्कर लेने जाओगे तो करोड़पति आदमी है, घर पे रखा है बहुत सारा पैसा, लेकिन जेब में नहीं है, तो काम में आएगा क्या? तो ये भी जो आपके दिमाग में होगी, कंठस्थ होगी, वो विद्या काम में आएगी। ठीक है? चलो याद करना सब लोग। और बाकी बहुत से बच्चे कर रहे हैं कंठपाठ, तो आप लोग भी करो। उसमें एक चीज़ ये ध्यान रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप और सब चीज़ें मत करो, लेकिन जो अपने कोर्स की हैं वो सबसे पहले याद कर लो। ये तो चल रहा है, धीरे धीरे समझ रहे हैं, सूत्र तो आपको याद करने ही है ना, तो याद कर लो। जितने याद हो रहे हैं उतने याद कर लो। ठीक है? तो ये चीज़ जो पहले अपने कोर्स की है, 6 डाला जी है, 6 की 6 ढाल, परीक्षा मुख है, तो परीक्षा मुख के पूरे सूत्र, है ना। फिर अपने जो भाग हैं, भाग की पूजने, भाग में लिखे हुए पाठ, ये सब पहले याद करो। फिर उसके बाद अपन आगे रत्नगण साहब का चार्जी, द्रव्य संग्रह जी वगैरह, इनके याद करने का निषेध नहीं है, लेकिन ये सब आएगा ना धीरे धीरे अपने कोर्स में, तो तब आप उसको भी अच्छे से करना। फर्स्ट ईयर में सब है, रत्नगण साहब का चार्जी है, द्रव्य संग्रह जी है, उसको तब याद कर लेना। अभी जो आपके कोर्स में है सत्य की खोज, है ना, आपके कोर्स में अभी सत्य की खोज स्वपठन में है, तो वो 6 के 6 अध्याय परिच्छेद अपन को याद करने हैं। ठीक है? चलो, कल अपन ने दूसरा परिच्छेद प्रारंभ किया था। दूसरे परिच्छेद की विषय वस्तु क्या है बताओ भाई? मतलब दूसरे परिच्छेद में किसका वर्णन है? हाँ, बहुत बढ़िया, है ना, कि प्रत्यक्ष प्रमाण और उसके भेदों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है? प्रमाण के कितने भेद हैं जैन दर्शन के अनुसार? कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष का वर्णन किस परिच्छेद में है? पहले में? दूसरे परिच्छेद में, है ना। और परोक्ष का वर्णन वो भी दूसरे में। परोक्ष का, प्रत्यक्ष का पहले में है, और प्रमाण का -1 में। हाँ, कि भैया पहले परिच्छेद में किसका वर्णन था? बोलो एक साथ, प्रमाण का। ठीक है? प्रमाण का लक्षण और उसके विशेषणों की सिद्धि पहले परिच्छेद में की थी। दूसरे परिच्छेद में प्रत्यक्ष प्रमाण का। ठीक है? और फिर तीसरे परिच्छेद में किसका करेंगे? परोक्ष प्रमाण का। फिर उसके बाद विषय वस्तु बदल जाएगी। फिर उसके बाद प्रमाण का विषय, फिर प्रमाण का फल, फिर प्रमाणाभास, तो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। ठीक है? दूसरे परिच्छेद में प्रत्यक्ष का स्वरूप और उसके भेद प्रभेदों के बारे में चर्चा है। चलो, कल हमने पढ़ा था पहला सूत्र। क्या है पहला सूत्र? तद्द्वेधा। तो ये सूत्र क्यों दिया गया? बोलो। आप लोग है ना उत्तर दे रहे हो ना, एक वो माइक है, एक ये माइक है, ये माइक पीछे रख लो, 1-2 अभी पीछे रख लो, है ना, तो आसपास लेके फिर बोलो। हाँ बोलो भाई। कि सबको शंका है कि प्रमाण मतलब कितने भेद है, कोई 1 बोलता है, कोई 2 बोलता है, कोई 3 बोलता है, और कई, तो इन्होंने पहले में बता दिया कि ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 ही है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। कि भैया सब अपनी अपनी दुकानदारी खोल के बैठे थे,
कोई कह रहा था 1, बोलियां लग रही थी, तो कोई कह रहा था 2, कोई कह रहा कि नहीं 3, है ना, 4, 5, 6, तो क्या कह दिया, तद द्वेधा, कि वो 2 प्रकार का है। अच्छा, एक मानने वाले कौन थे? सब बोलो, एक मानने वाले कौन थे? किसको प्रमाण मान रहे थे? प्रत्यक्ष को, ठीक है, एक जन माइक ले लो। 2 मानने वाले कौन थे? बौद्ध। कौन थे? बौद्ध। ठीक है, किसको प्रमाण कह रहे थे? प्रत्यक्ष और अनुमान। बहुत बढ़िया। फिर 3 सांख्य। 3 मानने वाले सांख्य। सांख्य। किस किस को प्रमाण कह रहे थे? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद नैयायिक। कितने प्रमाण? 4। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद प्रभावट। बोलो भाई। उसके बाद प्रभाकर भाट, ठीक है। कितने प्रमाण? 5। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अर्थावत्ति। बहुत बढ़िया। उसके बाद लास्ट कुमारिल भाट। कितने? 6। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान, अर्थावत्ति, अभाव। अर्थापत्ति और अभाव, ठीक है। तो इस सब ने अपनी अपनी दुकानदारी खोल ली थी, बोलियां लग रही थी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो इसलिए सूत्र दे दिया कि भैया तद द्वेधा, कि वो 2 है। तो अब 2 मानने वाले कौन खुश हो गए? बौद्ध खुश हो गए कि चलो भैया तद द्वेधा 2 प्रकार का है, और हम भी कितना मानते हैं? हम भी 2 ही मानते हैं। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष और अनुमान। तो ये तो बहुत अच्छा रहा, इनने कह दिया तद द्वेधा। तो फिर उसके बाद क्या कहा गया? अगला सूत्र क्या दे दिया? प्रत्यक्षेतर भेदात, कि प्रत्यक्ष और उससे इतर परोक्ष, कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद से कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है, ठीक है। ये सब सारी चर्चा हो गई। अब दोनों का स्वरूप भी बताना है, तो दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष का स्वरूप बता दिया और आगे जाके परोक्ष का बता देंगे। दूसरे प्रकाश में प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप बताया? बोलो हीरो, माइक ले लो, है ना। क्या स्वरूप बताया प्रत्यक्ष का? अरे बहुत सरल है, वो भी देख के बताओगे क्या? आप लोग मेहनत नहीं करते? बोलो। हाँ, स्वरूप क्या है प्रत्यक्ष का? विशद। विशदम प्रत्यक्षम, कि भैया जो विशद ज्ञान है, स्पष्ट ज्ञान है, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बैठो। अच्छा, फिर विशदता को क्या? विशदता, कि भैया प्रश्न उठेगा ना, आपने तो कह दिया विशदम प्रत्यक्षम, कि विशद ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे, तो प्रश्न उठेगा ना किम वैसिध्यम, कि भैया वो विशदता है क्या? तो क्या उत्तर दिया? बोलो सब एक साथ सूत्र। हाँ, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन विशेषवत्तया व प्रतिभासनम वैसेद्यम, ठीक है। कि भैया प्रतिभासन को वैसिध्यता कहेंगे, प्रतिभासन को विशदता कहेंगे, लेकिन प्रतिभासन तो सब में ही हो रहा है, जानना तो सब में ही हो रहा है, तो कैसे प्रतिभासन को प्रत्यक्ष कहेंगे? तो पहली कंडीशन दे दी प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन, कि प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन प्रतिभासनम वैसेद्यम, और दूसरी कंडीशन क्या दे दी? विशेषवत्तया वा, कि जो विशेष रूप से जान रहा होगा उसको हम विशदता कहेंगे, और ऐसे प्रतिभासन को वैसिध्यता कहा जाएगी, ठीक है। क्लियर? चलो अब इन दोनों का आपको अर्थ बताना है। कौन किस किस को ख्याल में है प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन मतलब क्या होता है? बोलो भाई, माइक दो आदि। उस मतलब दूसरे का जो ज्ञान है उससे व्यवधान रहित। दूसरे का ज्ञान मतलब दूसरे के ज्ञान आप जान रहे हो तो पड़ोसी के ज्ञान के व्यवधान से रहित, मतलब फिर? दूसरे का जो ज्ञान है उसके अंतराल से रहित, जो विशेष प्रतिभास है उसको ये विशेषज्ञ। दूसरे के ज्ञान से नहीं, दूसरे ज्ञान से, से है ना, अन्य किसी भी ज्ञान से। ऐसा नहीं कि मैं जान रहा हूं तो सम्यक के ज्ञान से मुझे व्यवधान, उसकी बात नहीं चल रही है, वो तो बात बहुत दूर की है। मैं जो जान रहा हूं तो मुझे ही, मेरे ही किसी अन्य ज्ञान का व्यवधान नहीं है, मतलब मुझे प्रत्यक्ष जानने के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता पड़े, ऐसा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन,
प्रतीति अंतर अव्यवधानेन, अन्य किसी प्रतीति के व्यवधान के बिना जो प्रतिभासन हो रहा है उसको विशदता कहा गया। ठीक है। और दूसरी कंडीशन विशेषवत्तया। विशेषवत्तया मतलब कल इसके बारे में चर्चा कम हो पाई थी। हाँ बोलो, विशेषवत्तया मतलब? हाँ हाँ आप। जिस ज्ञान को विशेष प्रकार से जाना जाए। जिस ज्ञान को विशेष प्रकार से जाना जाए, या विशेष जो ज्ञान विशेष प्रकार जो से ज्ञान जाने। विशेष प्रकार से जाना। हाँ, विशेष प्रकार से जाने मतलब विशेष प्रकार से जानना मतलब क्या? आप कह रहे हो ना विशेषवत्तया, मतलब विशेष प्रकार से जाने। तो विशेष प्रकार से जाने मतलब, हाँ बोलो भाई। किसका निर्मल प्रतिभासन? हाँ, कि भैया प्रत्यक्ष जो है ना वो प्रत्यक्ष जानता है। तो कैसे जानता है? कि विशेष रूप से जान रहा है। विशेष रूप से जान रहा है मतलब मैं अभी आपको जान रहा हूँ तो मुझे आपका आकार, प्रकार, रूप, रंग, आपका संस्थान सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है। अब आप कमरे पे बैठे हो, मैं किसी से पूछ रहा हूँ, है ना, या फिर मैं स्मरण के आधार से आपको याद कर रहा हूँ, तो उतनी स्पष्टता कहाँ है? वो ज्ञान भी सच्चा है, उस पर अपन प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। परोक्ष को भी अपन प्रमाण तो मान ही रहे हैं ना, तो वो भी है तो कैसा? सच्चा है, उस पर अपन प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे। लेकिन प्रत्यक्ष जो जान रहा है ना, वो प्रत्यक्ष बिल्कुल स्पष्ट जान रहा है। बिल्कुल स्पष्ट जान रहा है मतलब उसको संस्थान का पता चल रहा है कि भैया क्या शेप है, क्या रूप है, क्या रंग है, सब ख्याल में आ रहा है। इसलिए उसके साथ कौन सा विशेषण जोड़ा? विशेषवत्तया। और प्रतीत्यंतरा व्यवधान आपको समझ में आ ही गया। व्यवधान मतलब होता है बाधा, अंतराल, कि भैया अभी हमें स्मरण करना है तो उसमें बाधा है कि आपने पहले जिसका प्रत्यक्ष किया होगा उसका ही स्मरण होगा। कि भैया हमें अभी प्रतिविज्ञान करना है तो उसमें बाधा है कि आपने जिसका स्मरण किया होगा और प्रत्यक्ष किया होगा उसका ही आपको प्रतिविज्ञान होगा। तो ये सब बाधाएं हैं ना, ऐसी बाधा प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं है। तो ये जो दो कंडीशन, प्रतीत्यंतरा व्यवधानेन और विशेषवत्तया, ये दोनों जिसमें घटित हों वो ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण की कोटि में आएगा। ठीक है। कुछ प्रश्न है भाई? हाँ माइक में बोले ना। प्रतीत्यंतरा व्यवधान समझ नहीं आ रहा है। वही तो तब से बता रहे हैं। अब आप लोगों ने क्या दिमाग में एक चीज बिठाल दी कि आ नहीं रहा है, आ नहीं रहा है। प्रतीति मतलब ज्ञान और प्रतीत्यंतर मतलब अन्य ज्ञान और उसके व्यवधान से रहित, कि अन्य ज्ञान के व्यवधान से रहित। मतलब जैसे मैं आपको उदाहरण दे तो ना, इतना सरल। आपको आपकी मम्मी का स्मरण कब हो पाता है? कि जब आपने उनको पहले जाना है। तो अभी अगर आपको मम्मी का स्मरण ज्ञान करना है तो उसमें कंडीशन क्या है? कि आपने पहले प्रत्यक्ष किया होगा तो स्मरण हो पाएगा। तो अभी आपको स्मरण करने के लिए व्यवधान लग रहा है ना, अन्य ज्ञान की कंडीशन लग रही है ना। जैसे आपने कहा कि भैया ये तो वही फ़ोन है जो मेरे पास था, तो आपके पास जो था उसका जब आपको ज्ञान होगा तभी तो आप ये ज्ञान कर पाओगे कि ये वही फ़ोन है। तो अभी आपको ऐसा जानने के लिए कि ये वही फ़ोन है, इसमें प्रतीत्यंतर अन्य प्रतीति का व्यवधान आ रहा है ना, बस इतनी सी बात है। ठीक है। और वो शब्द भी आप कठिन मत समझो, बहुत सरल है। अलग अलग करोगे ना तो प्रतीति, अंतर, अव्यवधान। अंतर मतलब अन्य, अंतराल, और प्रतीति मतलब ज्ञान, और अव्यवधान मतलब व्यवधान से रहित। ठीक है। चलो आ गया, क्लियर हुआ? पढ़ो सब एक बार सूत्र। हाँ भाई वो गेट लगा दो, है ना। चलो। वैशद्य का अर्थ मतलब यहाँ पे ये है कि जो ज्ञान विशेष तरह से जाना गया और किसी के व्यवधान से जानने में आ रहा हो। व्यवधान से रहित, व्यवधान से रहित जान रहा हो। व्यवधान से जानेगा तो फिर क्यों? अव्यवधानेन है ना, व्यवधान से रहित जान रहा हो। व्यवधान आएगा तो फिर हम उसको विशदता कैसे कहेंगे? विशदता का शब्द सा अर्थ निर्मलता। निर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अन्य किसी व्यवधान की अन्य कोई व्यवधान नहीं आ रहा है और विशेष रूप से जान रहा है। ठीक है।
चलो, इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अपन को आगे बढ़ना है। क्लियर? इतना किस किस को समझ में आ गया? हाथ खड़ा करो। चलो, सबको आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, अब अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो भाई, माइक दे दो, है ना उनको। ये अन्य ज्ञान की आवश्यकता किस में पड़ती है? ये विशेषता में पड़ती है या फिर प्रत्यांतरावधानेन? अरे भाई, इन दोनों में ही जिसमें अन्य ज्ञान की आवश्यकता ना पड़े उसको प्रत्यक्ष कह रहे हैं। प्रतीत्यंतर अव्यवधानेन। और आप पूछ रहे हो कि भैया बाधा किस में नहीं आ रही है? दोनों में ही नहीं आ रही है। और वो प्रतीत्यंतर अव्यवधानेन तो कह ही ये रहा है कि जिसमें अन्य ज्ञान का व्यवधान ना हो और विशेष रूप से जाने। ठीक है, चलो अब देखो, अब अपन ने कह दिया विशदम प्रत्यक्षम। ठीक है, तो प्रत्यक्ष का लक्षण हो गया। ठीक है, हेतु क्या दिया था भाई हमने? बोलो सब एक साथ, विशदम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वात्। ठीक है, चलो हेतु क्या है? हेतु क्या है भाई? खड़े हो। अरे आपसे ही कह रहा हूं हीरो। प्रत्यक्षत्वात्। ठीक है, प्रत्यक्षत्वात् को हेतु क्यों बनाया और प्रत्यक्षत्वात् मतलब क्या लेना है यहां पर? माइक दे दो। प्रत्यक्षपना। हाँ, प्रत्यक्षपना तो सही है, लेकिन कौन सा प्रत्यक्षपना? किसको यहां हेतु बना रहे हैं? बोलो आदि। वह प्रत्यक्षपना जो सबने माना है वह विशदम में घटित होता है, इसलिए प्रत्यक्षत्वाद को हेतु लिया है। हाँ, प्रत्यक्षपना बात तो सही है, लेकिन कौन सा प्रत्यक्षपना? कि भैया प्रत्यक्ष ज्ञान को सबने प्रमाण माना है। सबने भले ही अलग अलग लक्षण दिए, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण को, प्रत्यक्ष ज्ञान को सबने प्रमाण माना है ना? तो वो प्रत्यक्षपना किस में घटित हो रहा है? विशदम में घटित हो रहा है। इसलिए ये जो लक्षण हम बांध रहे हैं, किसका? प्रत्यक्ष का। वो लक्षण हम जब बांध रहे हैं तो विशदता, विशद ज्ञान, उसको लक्षण बांधना बिल्कुल सही है। उसको लक्षण बनाने में कोई भी आपत्ति नहीं है। इसलिए हमने ये लक्षण बनाया विशदम प्रत्यक्षम प्रत्यक्षत्वात्। क्लियर हो गया? चलो, तो प्रत्यक्ष का स्वरूप आ गया। भाई इधर ध्यान दो, वहां क्या है? आपसे ही कह रहा हूं। अरे भाई देख के ही बोलूंगा, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। हाथ हटाओ, अच्छे से बैठो, बढ़िया। आप लोग भी इधर आ जाओ सामने। चिरंतन वगैरह पीछे वो दो बैठे हैं, इधर आ जाओ सामने, है ना? आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप इधर आ जाओ आगे। आप इधर आ जाओ, फिर पीछे से घूम के सामने बैठो, बढ़िया। दिखो, आपको मैं दिखूं, मैं आपको देख सकूं। चलो, प्रत्यक्ष। ठीक है, अब प्रत्यक्ष की चर्चा हो गई। प्रत्यक्ष का अपन ने लक्षण बांध दिया, है ना? और जो लक्षण बांधा विशदता, उसको भी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। अब अपन को क्या करना है? प्रत्यक्ष के भेद। क्या करना है अब? प्रत्यक्ष के भेद। तो प्रत्यक्ष के दो भेद किए। कौन कौन से? एक तो सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और दूसरा पारमार्थिक प्रत्यक्ष। दूसरा कौन सा है? पारमार्थिक प्रत्यक्ष। ठीक है, सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। अब इन दोनों के बारे में अभी अपन को समझना है। ठीक है, हाँ, अपन सूत्र के बारे में तो चर्चा करेंगे। अगला जो सूत्र है ना, उसके बारे में अपन सब चर्चा करेंगे।
पहले अब आप लोग 10 मिनट घड़ी से मिला के मेरी बात आपको ध्यान से सुनना है ना। सब पहले मुझे सुनो, उसके बाद लिखना। चलो पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोगों ने तत्वार्थ सूत्र डिटेल में तो नहीं पढ़ा है, लेकिन बहुत बार प्रवचनों में और थोड़ा बहुत सबने सुना है ना। उसमें भी आपने सुना हो तो प्रत्यक्ष और परोक्ष की चर्चा है कि नहीं? तो वहाँ प्रत्यक्ष का क्या स्वरूप बताया और परोक्ष का क्या स्वरूप बताया? कुछ भी ख्याल में आ रहा हो, हिंट मिल रही हो? हाँ बोलो भाई, माइक ले लो। आप ये वाला लो, है ना आप लोग कॉर्डलेस। मतलब स्वरूप वाला तो ध्यान नहीं है, लेकिन पहले अध्याय में आद्य परोक्षम और प्रत्यक्ष मन्यत ऐसे 2 सूत्र आए हैं जिसमें ज्ञान को डिवाइड किया है। 5 वो तो सही है। मति सुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम, तो उसमें आद्य परोक्षम, आदि के परोक्ष हैं कौन कौन से? ज्ञान और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान। और प्रत्यक्ष मन्यत कि अन्य बचे हुए प्रत्यक्ष हैं कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। और केवल ज्ञान। मेरा प्रश्न ये है कि वो प्रत्यक्ष और परोक्ष मतलब क्या है? नहीं पता? हाँ करो ना भाई। और परोक्ष मतलब जो अपन ज्ञान से जाने, मतलब कि ऐसा था। देखो वहाँ ये स्वरूप दिया है कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान परोक्ष ज्ञान है। और जो इंद्रिय और मन की सापेक्षता के बिना आत्मा मात्र की सापेक्षता से हो वो ज्ञान कौन सा है? वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। सुना है आप लोगों ने? पहले सुना होगा ना कि इंद्रिय और मन के निमित्त से जो जाने। अच्छा, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के बारे में तो सुना होगा। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे होते हैं कि भैया इंद्रिय और मन के निमित्त से, वो आप सूत्र बोल रहे हो वो बात अलग है। अभी सुनो पहले मेरी बात। क्या है वहां पर? मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान कि भैया इंद्रिय और मन के निमित्त से ये ज्ञान होते हैं, और बचे हुए 3 उनमें इंद्रिय और मन की निमित्तता नहीं चाहिए, वो आत्मा मात्र की सापेक्षता से होते हैं। तो कंक्लूजन क्या है कि वहाँ जो चर्चा है कि जो इंद्रिय और मन के निमित्त से हो वे तो परोक्ष, और जो इंद्रिय और मन के निमित्त से ना हो वे प्रत्यक्ष। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अभी आप लोगों ने ये सुना नहीं है, बाद में पढ़ते तो आपको बहुत बार ये प्रश्न आएगा और सबको आता है। अभी लेकिन यहाँ प्रत्यक्ष की जब बात कही तो क्या कह रहे हैं? इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम, कि इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं वो एक देश प्रत्यक्ष है, और उसको हम साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। मतलब यहाँ इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त बन रहे हैं उसको प्रत्यक्ष की श्रेणी में भी ले लिया, और वहाँ प्रत्यक्ष की श्रेणी में किसको लिया? बोलो, कि जहाँ इंद्रिय और मन निमित्त नहीं है, मात्र किसकी सापेक्षता है? मात्र आत्मा की सापेक्षता है। प्रश्न समझ में आया आप लोगों को? किस किस को आ गया? अच्छा, इतने लोगों को आ गया क्या? आपके चेहरों से तो नहीं लग रहा था। बोलो अच्छा, सम्यक एक बार प्रश्न बोलो अच्छे से, माइक ले लो, है ना। प्रश्न ये है कि जो तत्वार्थ सूत्र में बताया है कि इंद्रियों ज्ञान के जो निमित्त से ना हो, इंद्रिय और मन के, इंद्रियों मन के निमित्त से ना हो वह ज्ञान प्रत्यक्ष है। हाँ। और यहाँ पे बताया है कि जो इंद्रियों ज्ञान के निमित्त से, इंद्रिय और ज्ञान के नहीं, इंद्रिय और मन के निमित्त से हो वह प्रत्यक्ष है, एक देश साम व्यवहार है। हाँ, तो मतलब बात प्रश्न सीधा सा ये है कि वहां तो आपने प्रत्यक्ष में किसको लिया भाई? कि जहां इंद्रिय और मन निमित्त ना हो, और यहाँ इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हो रहे हैं उसको भी आपने प्रत्यक्ष में ले लिया। प्रश्न समझ में आया ना? तो ये तो विरोध हो गया। आगम में ही विरोध आ रहा है कि एक जगह तो कह रहे हैं कि भैया इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त होगा वो परोक्ष ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, और यहाँ इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं उसको एक देश प्रत्यक्ष में ले लिया गया। तो फिर ऐसा क्यों किया गया?
ये प्रश्न आप लोगों को होता खड़ा, अभी आपने वो तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा है ना, इसलिए आपको वो भी आपको ख्याल में नहीं है, और आप लोगों को होगा भी तो आपने सोचा नहीं कि ये बात तो सही है। देखो इसका इतना सा हिसाब है, हुआ क्या था कि अच्छा ये तो आपको पता है, मैंने बताया था परीक्षा मुख ग्रंथ की रचना किसने की है? माणिक्यनंदी आचार्य ने। ये तो ठीक है, लेकिन किनके आधार से की है, मतलब किसकी रचनाओं के आधार से की है? बोलो। आचार्य अकलंक देव की जो रचनाएं हैं ना, उन आचार्य अकलंक देव की रचनाओं के आधार से ही ये परीक्षा मुख ग्रंथ की रचना हुई है। तो इसका मतलब आचार्य अकलंक देव ने जो पूरा लक्षण बांधा, स्वरूप बांधा, मैंने आपको ये बताया भी था शुरुआत में, आपको याद नहीं रहता है। यहाँ ध्यान दो भाई, कहाँ देख रहे हो? वहाँ आप लोग पहले सीधे बैठो, हाथ हटा लो, सब अच्छे से बैठो। मैंने आप लोगों को शुरुआत में ये बात बताई थी कि आचार्य अकलंक देव को न्याय जगत का पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कुछ ख्याल में? लिखा है, निकालो। क्यों कहा जाता है पिता? बोलो। क्योंकि उन्होंने प्रमाण आदि का विस्तृत स्वरूप बताया है। बहुत बढ़िया है ना, कि उससे पहले प्रमाण के संबंध में इतनी विस्तृत चर्चा कहीं नहीं थी। प्रमाण का स्वरूप, प्रमाण के भेद प्रभेद, प्रमाण के भेद प्रभेदों का स्वरूप, है ना। फिर उसके बाद मतलब बीज तो पहले भी हैं, कुंद कुंद आचार्य देव के साहित्य में, उमा स्वामी आचार्य देव के साहित्य में बीज हैं, थोड़ी बहुत चर्चाएं भी हैं। समंतबद्ध आचार्य देव ने तो बाद में चर्चाएं उसमें की भी हैं, लेकिन प्रमाण का इतना विस्तृत स्वरूप और प्रमाण का इतना व्यवस्थित स्वरूप सबसे पहले किसने बताया है? सबसे पहले आचार्य अकलंक देव ने बताया। उनकी जो रचनाएं हैं उनमें सबसे पहले प्रमाण के स्वरूप के बारे में चर्चाएं आई हैं, तो फिर उसके आधार से ये लिखा गया। इसका मतलब इसमें जो भी प्रमाण का स्वरूप, प्रमाणाभास का स्वरूप, वो सब आचार्य अकलंक देव की ही देन है। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये जो किया गया वो किया किसने है? माणिक्यनंदी आचार्य ने नहीं किया। किसने किया? आचार्य अकलंक देव ने किया। तो उनने ऐसा क्यों किया? उनको तो पता था, तत्वार्थ सूत्र तो उसके पहले ही लिखा जा चुका है ना, और कुंद कुंद आचार्य देव का साहित्य भी उसके पूर्व का है। तो उनको तो ये पता था कि भैया हमारी जो मूल आगम परंपरा चली आ रही है उसमें तो क्या वर्णन है कि इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं वो परोक्ष है, और इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त नहीं है वो प्रत्यक्ष है। तो फिर उनने ऐसा क्यों किया? तो उसके पीछे कारण है कि अब जो बात वहाँ आचार्य अकलंक देव के समय की जो परिस्थितियाँ थी, वो पूरा वातावरण ऐसा हो गया था कि हर एक एक चीज़ की सिद्धि, हर एक एक चीज़ को तर्क के साथ प्रस्तुत करना था, है ना। और लोक व्यवहार में जो बात व्यवस्थित घटित हो सके, जो बात प्रैक्टिकल हो सके, जो बात समझ में आ सके, उसके माध्यम से तो हम दूसरों से चर्चा कर पाएंगे, उसके माध्यम से ही तो हम खंडन मंडन कर पाएंगे। अच्छा देखो, जैसे समझो यहाँ पर किसी ने चोरी की, पुलिस आई, तो हम क्या बोलते हैं कि भैया मैंने प्रत्यक्ष देखा कि फलाने फलाने आदमी ने फलाने फलाने घर से चोरी की, या फिर झगड़ा हुआ, तो आप लोग कहते हो ना मैंने खुद अपनी आँखों से, मैं प्रत्यक्ष था उस पूरे केस का, और मैंने देखा कि भैया इसकी गलती थी, इसने इसको मारा, इसने इसको परेशान किया। तो पूरा न्याय जो चलता है, वो जो लोक व्यवहार का भी जो न्याय चलता है, वो किसके आधार से चलता है? वो चलता है प्रत्यक्ष के आधार से। और वहाँ जो वर्णन चला आ रहा था तत्वार्थ सूत्र वगैरह में, वो सब जो आंखों से दिख रहा था उसको तो किस श्रेणी में डाल रखा था? परोक्ष की श्रेणी में डाल रखा था। तो फिर न्याय होता कैसे? लोक व्यवहार चलता कैसे? किसने किसको कहा, किसने किसको परेशान किया, किसने किसका क्या काम किया, किसने किसकी मदद की, ये सब कैसे होता? और न्याय में तो क्या होता है? लॉ किसको मानता है? वहाँ पर विटनेस चाहिए ना उनको, कि भैया सामने जो प्रत्यक्ष उस बात का साक्षी हो। अब आपने तो उसको परोक्ष कह दिया, तो जिसने सामने जो देखा वो भी कैसा हो गया? वो भी परोक्ष हो गया। और उनको तो प्रूफ कैसा चाहिए? प्रत्यक्ष का प्रूफ चाहिए। तो कैसे चलता न्याय? बताओ आप लोग।
लोक व्यवहार कैसे चलता, चरणान योग का पालन कैसे होता कि भैया प्रत्यक्ष शोध के हर कार्य करना, देख के चलना, जीवों की हिंसा नहीं करना, जीवों की रक्षा करना, ये सब उपदेश कैसे हो पाता। तो इन सब के कारण से आचार्य अकलंक देव ने क्या किया कि आचार्य अकलंक देव ने इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है उसको किस श्रेणी में डाला, उसको प्रत्यक्ष की श्रेणी में डाला। लेकिन क्या नाम दिया, साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष, कि व्यवहार सम्यक रूप से चल सके। इस कारण से जिसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है उसको कहा जाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। बात समझ में आई। इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? साम व्यवहारिक, साम मतलब सम्यक रूप से, व्यवहारिक व्यवहार चलाने में समर्थ है, ऐसा जो प्रत्यक्ष है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। तो इस कारण से न्याय जगत में इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान हो रहा है उसको भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। लेकिन सूत्र में शब्द क्या दिया है, देशतः, कि पूर्ण प्रत्यक्ष नहीं है, वो एक देश प्रत्यक्ष है और वो भी लोक व्यवहार चलाने की दृष्टि से उसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है। क्लियर हुई बात? किस किस को समझ में आई कि क्या चल रहा था, क्यों साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष को उठाया गया, क्यों इस प्रकार का डिवीजन किया गया? क्लियर हुई ना बात? समझ में आई? हीरो नहीं आई? क्यों नहीं आई? सुनी नहीं अच्छे से? कौन बताएगा? चलो किस किस को ख्याल में आ गई है बताओ। तुम्हें तो आ जानी चाहिए। नहीं था ध्यान, कम आया? अच्छा, अच्छे किस किस को आ गया है? 1 2 3 4 5, बस 6 7 8। हाँ भाभी माइक दे दो। इसमें यही बताया कि तत्वाद सूत्र में इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान है उसको परोक्ष कहा था, और इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान नहीं होता है उसे प्रत्यक्ष कहा था। तो आचार्य अकलंक देव ने ये जो मतलब उनके आधार पे जो ये परीक्षा मुख है उसमें इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान है उसको एक देश प्रत्यक्ष कह के साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा है। तो वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि अगर वो ये नहीं बताते तो फिर लोक व्यवहार कैसे चलता, सारा चरणान योग कैसे चलेगा, कर्णन योग, क्योंकि वो ज्ञान तो परोक्ष हो गया। तो ज्ञान परोक्ष हो गया तो उसकी क्या प्रामाणिकता रहेगी। तो इसलिए उन्होंने इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में डाला है। बहुत बढ़िया ना, बिल्कुल व्यवस्थित उत्तर। ये 2-3 कारण बस रहे, लोक व्यवहार चल सके, हम न्याय कर सकें, चरणान योग का पालन हो सके, ठीक है। इन सब कारणों से उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष की श्रेणी में डाला। बोलो भाई। नहीं भाई, लोक व्यवहार चलाना जरूरी नहीं। देखो, न्याय जगत जो है ना उसका मुख्य उद्देश्य तो क्या है? मुख्य उद्देश्य तो वास्तव में आत्मा का निर्णय करना है। लेकिन न्याय जगत में स्वमत मंडन और परमत खंडन इसको भी स्थान दिया है। तो अब अगर आचार्य अकलंक देव इसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के रूप में नहीं रखते तो जब हम प्रत्यक्ष को जो हमने आंखों से देखा है ना उसको यदि हम प्रत्यक्ष की कोटि में नहीं रखते तो फिर हम अपनी बात को कैसे समझा पाते कि भैया प्रत्यक्ष ही इस बात में बाधा आ रही है। तो वो कहते कि आपने इसको प्रत्यक्ष माना ही नहीं है, आपने तो इसको क्या माना है, आपने तो इस ज्ञान को परोक्ष माना है। तो हम न्याय जगत में खड़े कैसे रह पाते? पहली बात। दूसरी बात, लोक व्यवहार कैसे चल पाता कि हमने उससे चीज़ ली थी, उसको देनी है, हमने उसको देखा सामने, उसने ऐसा किया, उसने हमसे अच्छा व्यवहार किया, तो सामान्य सदाचरण भी तो चल सके इन सब दृष्टि से। और चरणान योग पालन की दृष्टि से चरणान योग में कहा है कि भैया देख सोच कर काम करो, देख कर चलो, प्रत्यक्ष चीज़ों की शुद्धता रखते हुए सब कार्य करो। तो वो सब पालन कैसे हो पाता? इन सब के कारण से। हाँ बोलो। हाँ, मतलब अपनी एक विवक्षा है और अपन वो गलत नहीं है। देखो इससे ये मत समझना कि आचार्य अकलंक देव ने तत्वार सूत्र में जो कहा गया उसको गलत सिद्ध कर दिया हो, उसकी अलग विवक्षा है।
और यहाँ अलग कारण से उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है, तो वो बात गलत हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वास्तव में सैद्धांतिक रूप से तो इंद्रिय और मन के निमित्त से जो हो रहा है वो परोक्ष है। क्यों? क्योंकि मैं तो कौन हूँ? जीव द्रव्य हूँ, चेतन तत्व हूँ, और किसी अन्य की सहायता से जाना जाए तो वो परोक्ष ही कहा जाएगा ना, और जो डायरेक्ट आत्मा से हो वो प्रत्यक्ष कहा जाएगा। तो सीधा सा हिसाब है। तो वास्तविकता तो है। तो ऐसा नहीं कि आचार्य अकलंक देव ने जो मूल आगम में चला आ रहा था उसका कोई खंडन कर दिया या फिर उस बात को गलत सिद्ध कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस उनने एक अपेक्षा बताते हुए और उस दृष्टि से न्याय जगत पूरा खड़ा रहे व्यवस्थित, इसलिए उन्होंने उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया। सिर्फ लौकिक जीवन क्यों, न्याय जगत, सौमत मंडन अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, चरणानुयोग का पालन करने के लिए, सब बात को व्यवस्थित समझने के लिए, हर दृष्टि से है। हाँ भाई, हाँ, वो अपना स्वभाव नहीं है। देखो, इंद्रिय और मन दोनों किसकी रचना है? पुद्गल की रचना है। तो फिर अपना स्वभाव कैसे हो जाएगा? अपना तो क्या है? अपना तो एकमात्र चैतन्य स्वभाव है, और दूसरा इंद्रियों और मन के निमित्त से जो जान रहे हैं, तो अंतरंग जो शक्ति विशेष है वो अंतरंग शक्ति विशेष भी अपनी है। इंद्रिय और मन अपना नहीं है। इंद्रिय और मन तो पुद्गल का परिणाम है। क्यों? क्योंकि पुद्गल से ही बना है, उसकी रचना पुद्गल से हुई है। तो अपना जो मूल स्वभाव, और कहें कि कर्मोदय से जो अपनी शक्ति विशेष है, तो वो शक्ति विशेष को प्रयोजन के अनुसार भले ही हम अपना नहीं कहें, लेकिन वो है तो जीव की। तो वो जो क्षयोपशम विशेष जो जीव का खुद का है, वहाँ तक जीव सीमित है। उसके आगे पुद्गल को जीव का कह दिया जाता है, वो तो बहुत बड़ा व्यवहार है। वास्तव में इंद्रिय और मन वो अपना स्वभाव थोड़ी ना है। चलो ठीक है, तो बात सबको पूरी क्लियर हुई, समझ में आई। चलो अब सूत्र क्या है, बोलो एक साथ। इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। इंद्रिय और अनिंद्रिय जिसमें निमित्त हैं, ऐसा एक देश निर्मल ज्ञान, उसको साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। अनिंद्रिय मतलब क्या होता है? अनिंद्रिय मतलब, हाँ, जो इंद्रिय नहीं है, तो ऐसा मन। बोलो भाई। प्रकरण क्या चल रहा है, किसकी बात चल रही है, उस अनुसार होगा। बाकी नॉर्मल पूछा जाए तो अपन सबसे पहले उसी बात को रखेंगे। हाँ चलो, अभी इधर बात समझ में आई। इंद्रिय और अनिंद्रिय मतलब मन। अनिंद्रिय मतलब क्या होता है कि ईसत इंद्रिय, कि बिल्कुल इंद्रिय जैसा भी जिसका स्वभाव नहीं है, लेकिन है पुद्गल की ही रचना, ठीक है, और जानने में निमित्त बन रही है, इस कारण से उसको इंद्रिय कह रहे हैं। तो अनिंद्रिय, जैसे देखो आप लोगों ने सुना हो, वैसे कम सुना होगा, अनुदरा कन्या। सुना है कभी अनुदरा कन्या का उदाहरण? बहुत बार आप सुनोगे भी, दादा के प्रवचन अभी सुनते हो ना, तो उसमें आएगा भी। अनुदरा कन्या क्या कहते हैं? अनुदरा कन्या किसको कहते हैं? अनुदरा कन्या कहते हैं कि भैया जो बिल्कुल पतली कन्या हो उसको अनुदरा कन्या कहते हैं, कि बिना उदर की कन्या। तो बिना उदर की कन्या, तो उसका उदर है कि नहीं? कि उदर तो है, मतलब पेट है तो, लेकिन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि उसको अनुदरा कन्या कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उदर ही नहीं है, उदर है तो, लेकिन बहुत सूक्ष्म है। वैसे ही अनिंद्रिय, तो वो इंद्रिय ना हो ऐसा नहीं है, इंद्रिय है, लेकिन इंद्रिय जैसा पूरे लक्षण उसमें नहीं पाए जा रहे, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं? अनिंद्रिय। तो अनिंद्रिय मतलब आपको समझना है मन, और इंद्रिय मतलब तो आप समझते ही हो, ठीक है। चलो, तो इंद्रिय और अनिंद्रिय जिसमें निमित्त है, ऐसा जो एक देश निर्मल ज्ञान है। एक देश निर्मल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सापेक्षता आ रही है, इसलिए एक देश निर्मल ज्ञान को क्या कहते हैं? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। साम व्यवहारिक शब्द का अर्थ समझ में आया?
साम मतलब सम्यक रूप से व्यवहार चल सके, है ना, इसलिए जिसको प्रत्यक्ष कहा जा रहा है उसको कहा जाता है साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। एक देश निर्मल, पूर्ण निर्मल नहीं है ना भाई, हम जो जान रहे हैं पूर्ण निर्मल तो किनका ज्ञान है कि द्रव्य गुण पर्याय जिनको स्पष्ट भाषित हो रहे हैं, एक तो उनका, और अगर चलो उनका भी ना कहें तो अवधि ज्ञान और मनापर्यय ज्ञान, ठीक है, उनको भी पारमार्थिक प्रत्यक्ष में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनमें इंद्रिय और मन की सापेक्षता नहीं है। देखो दो चीजें हैं, एक तो सबसे पहले हम जब दो में बांट रहे हैं साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, तो यहां हमने इसको एक देश निर्मल कहा, तो तब अवधि ज्ञान, मनापर्यय ज्ञान और केवल ज्ञान, है ना, इनको पूर्ण निर्मल कहा जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इन तीन की ही बात चलेगी तो वहां पर भी भेद खड़ा हो जाएगा कि अवधि ज्ञान और मनापर्यय ज्ञान वो एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष हैं। क्यों एक देश पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्यों कहा जाएगा उनको? क्योंकि वो संपूर्ण द्रव्य गुण पर्यायों को एक साथ एक समय में नहीं जान रहे। लेकिन फिर पारमार्थिक प्रत्यक्ष क्यों है? क्योंकि वो मात्र आत्मा की सापेक्षता से हो रहे हैं। तो अभी अपन इसकी चर्चा करेंगे, अभी आगे जाके इसकी चर्चा आएगी। अभी आप इसको यहीं पर छोड़ो, पारमार्थिक प्रत्यक्ष को। अभी आप साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के ऊपर रहो, है ना। तो इसको एक देश निर्मल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें इंद्रिय, मन, इन सब की सापेक्षता है ना, और आत्मा मात्र की सापेक्षता से ये नहीं हो रहा है, इसलिए एक देश विशद इसको कहा जा रहा है और एक देश प्रत्यक्ष ये है। ठीक है, आया सबको सूत्र समझ में? बोलो सब एक साथ। इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम देशतः साम व्यवहारिकम। ठीक है, चलो अब देखो, अब क्या हुआ कि अपन ने कहा इंद्रिय और मन जिसमें निमित्त हैं, ऐसा जो एक देश निर्मल ज्ञान है वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। तो प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न खड़ा क्या हो गया? अन्य मत वाले तो बैठे ही हैं, अपना अपना पक्ष लेके खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? नैयायिक खड़े हो गए। कहते हैं कि भैया आपने इंद्रिय और मन निमित्त कहा, ठीक है, लेकिन पदार्थ और प्रकाश, वो पदार्थ और प्रकाश भी उस साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में कारण है। पदार्थ और प्रकाश के बिना भी आपको ज्ञान नहीं हो सकता। तो हमने तो क्या कहा था? साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष किसको कहा था? कि इंद्रिया और मन जिसमें निमित्त हैं, हमने निमित्त कहा था। और वो क्या कह रहे हैं कि पदार्थ और प्रकाश, उनसे साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है। पदार्थ और प्रकाश साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष में कारण है। अब अभी अपन सूत्र पढ़ेंगे, आप लोग पहले पूरी बात सुन लो। बात समझ में आई? कौन सा मत खड़ा हुआ है? आप लोग भैया जिनवाणी रखो अपनी अपनी। कहाँ है? एक से काम चला रहे हो भाई, ऐसा नहीं करो। बिना थाली के भोजन करने बैठ जाते हो क्या? कौन कौन बैठ जाता है? भैया टेबल पे ही रख के खा लेंगे, दाल सब्जी सब, घाटी उतरे माटी, जीभ को स्वाद, सब मिला के खा लो। नहीं करते हो? बिना जिनवाणी के कैसे पढ़ने आते हो? पेंसिल किस किस के पास नहीं है? अरे नहीं है पूछ रहा हूं, प्रश्न तो देखो, अच्छे से हाथ खड़ा करो, किस किस के पास नहीं है। तो फिर अब कैसे लिख रहे हो जिनवाणी में? भाई जिनवाणी में तुरंत उस शब्द का अर्थ लिखो, उस मत का नाम ऊपर लिखो, थोड़ा एक्टिव रहो, लिखते रहो, सुनो, समझो। वरना क्या है, दिन का समय है और न्याय की चर्चा है, तो जो रस ले रहे हैं वो तो ले रहे हैं, लेकिन बाकी लोग भी चल रहा है, चलने दो। ऐसा मत करो। पेंसिल रखो, नोटबुक पेन रखो, जो समझ में आए, जितना समझ में आए लिखते चलो। और ये मत सोचो हमें तो याद हो रहा है, याद नहीं रहता, अभी भूल जाओगे थोड़े काल में। तो लिखा होगा तो हिंट मिलेगी तो फिर याद आ जाएगा। इसलिए तुरंत वहाँ लिखते चलो कि भैया नैयायिकों का मत है, लिख लो, हिंट में लिख लो, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। और जो नई नई बात समझ में आ रही है वो अपनी नोटबुकों में लिखो। ठीक है? कहाँ है हीरो? पेंसिल कहाँ है? कहाँ लिखा नोटबुक में? कुछ आ रहा है समझ?
लिखो, ये पहले का है, अभी का नहीं है। दूर से पता चल जाता है भाई, ये ऐसे मत दिखाओ, ये लिखा है वो लिखा है, 1.5 पेज में क्या लिखा होगा। कहाँ है हीरो, लिख रहे हो, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? बाकी सब लिखो, ठीक है। और जिनकी तबीयत खराब है उनका ध्यान रख रहे हो कि नहीं? उनसे पूछो, जो उनको ज़रूरत है उनसे बातचीत करो, ठीक है। सबका ध्यान रखो, साधन भी वात्सल्य होना चाहिए, विनय होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो पढ़ाई भी करो, हर चीज़ से बैलेंस रखो। ये नहीं सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई करो, लेकिन सब चीज़ विनय, साधन भी वात्सल्य, सारे गुण, ठीक है। तो पूछो अपने दोस्तों से, कुछ ज़रूरत हो, अपना कुछ काम अटक भी रहा हो तो पहले उनकी मदद करना, ठीक है। चलो बाकी पढ़ाई तो करो, लिखो अच्छे से, नोटबुक पेन पेंसिल कहाँ है हीरो? तो जिनवाणी में कैसे लिखोगे? अच्छा पहले से ही लिखा है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं जिनवाणी में पहले से ही लिखा है, हम लिख के क्या करेंगे? चलो ठीक है। हाँ कहाँ थे अपन? कौन खड़े हुए? नैयायिक। वो क्या कहने लगे कि भैया आपने इंद्रिय और मन को सिर्फ लिया, और पदार्थ और प्रकाश भी तो कारण है, पदार्थ और प्रकाश से ज्ञान हो रहा है। अभी मैं लाइटें बंद कर दूं, चलो अभी तो ठीक है, सूर्य का उजाला है, रात को लाइटें बंद कर दूंगा, दिखेगा? पदार्थ नहीं होगा तो ज्ञान होगा? कहाँ से होगा? तो भैया पदार्थ और प्रकाश होंगे तभी तो ज्ञान होगा। तो बात सही तो है नैयायिकों की, क्या दिक्कत है? अरे अच्छा ठीक है, रात को आना, लाइट बंद कर दूंगा, फिर दिखेगा कुछ? उनकी बात गलत है फिर भैया, उनकी बात गलत है। क्यों? आप क्या कह रहे हो कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान में कारण है, लेकिन पदार्थ और प्रकाश ज्ञान में कारण नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पदार्थ और प्रकाश के बिना भी जानना होता है। आप कारण कह रहे हो, और कारण हम किसको कह सकते हैं? कि जिसके होने पर ज्ञान हो और जिसके नहीं होने पर ज्ञान नहीं हो। आप पदार्थ और प्रकाश को ज्ञान का कारण कह रहे हो, लेकिन पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। कैसे? आप लोग दे सकते हो उदाहरण? बोलो भाई, माइक ले लो, दो उसको पीछे दो, बोलो भाई। वो ऐसा ही कहा था कि दादा ने भी कि अगर तुम ऐसा मानते हो तो फिर आंख बंद करके भी तो किसी पदार्थ का ज्ञान हो ही जाता है ना। तो उस तरह से तो फिर पदार्थ तभी भी नहीं है और प्रकाश भी नहीं है। तो उस हिसाब से मतलब आंख बंद की और अच्छे से भैया अपन रात में सीढ़ी से उतर रहे हैं, तो अपन को पता है कि इतनी इतनी सीढ़ी है, इस हिसाब से अपन को पैर रखना है उस पर, तो अपन सीधे दौड़ के भी जा सकते हैं उस पर, कि आराम से चले जाएंगे, कुछ नहीं गिरेंगे भी, कुछ नहीं होगा। मतलब प्रकाश नहीं है फिर भी हाँ काम बन जाता, काम हो जाए। तो ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। आप लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है, मम्मी के लड्डू यहाँ हैं क्या? बैठे बैठे याद आ जाते हैं। कुछ अच्छा बनता है ऊपर तो घर पे बनी हुई रोटियाँ याद आ जाती हैं। तो पदार्थ है क्या अभी सामने? पदार्थ नहीं है, फिर भी ज्ञान हो रहा है। बात समझ में आ रही है ना? कभी कभी लाइट चली जाती है तो अपने कमरों पे पहुंचते हो, और पहुंच के सीधे जहाँ जो जिनवाणी वगैरह उठानी है, कुछ सामान उठाना है, रखना है तो कर लेते हो। प्रकाश तो नहीं है लेकिन काम तो चल रहा है आपका। बात समझ में आ रही है? तो पदार्थ है फिर भी ज्ञान नहीं हो रहा है। ऐसे उदाहरण भी हैं। अभी पीछे टेबल रखी है, पीछे एक आदमी बैठा है, आप लोगों को दिख ही नहीं रहा। अरे उदाहरण है, कहोगे पीछे कोई बैठे ही नहीं। उदाहरण दे रहा हूँ कि भैया पदार्थ तो रखे हैं, आपको ज्ञान नहीं हो रहा। अगर पदार्थ ज्ञान का कारण है तो पदार्थ तो बहुत सारे रखे हैं, सबका ज्ञान होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा? तो इसका मतलब पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। कैसे भैया, कैसे पता कि पदार्थ के होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा और पदार्थ के नहीं होने पर भी ज्ञान हो रहा है? पदार्थ इतने रखे हैं, पदार्थ हैं लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा।
और बहुत से पदार्थ सामने नहीं है, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनका ज्ञान हो जाता है। ऐसे ही प्रकाश के संबंध में कि प्रकाश है फिर भी बहुत बार ज्ञान नहीं होता। लाइटें चल रही हैं लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आंखों पे रखा, सिर पे रखा हुआ चश्मा पूरे में ढूंढने लग जाते हो। तो प्रकाश है लेकिन ज्ञान नहीं हो रहा, पदार्थ है लेकिन ज्ञान नहीं हो पा रहा है। तो अगर कारण है तो ज्ञान होना चाहिए था ना। तो प्रकाश के होने पर भी ज्ञान नहीं हो रहा और प्रकाश के नहीं होने पर भी ज्ञान होता हुआ देखा जाता है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? बोलो कि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए अगला सूत्र आया, नार्था लोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। बहुत अच्छा सूत्र है। क्या कह रहे हैं? नार्था लोकौ कारणम, ना अर्थ आलोकौ, ना अर्थ ना आलोक, कि ज्ञान का कारण ना तो अर्थ है ना ही आलोक है। क्यों? हेतु क्या दिया? परिच्छेदत्वात्। हेतु क्या दिया? परिच्छेदत्वात्। परिच्छेदत्वात् मतलब, परिच्छेदत्वात् मतलब ज्ञान का विषय होने से। परिच्छेदत्वात् मतलब क्या होता है? ज्ञान का विषय होने से, मतलब पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के कारण नहीं है। परिच्छेदत्वात् तमोवत्, क्योंकि पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के विषय हैं। उदाहरण क्या दिया? तमोवत्, अंधकार के समान। अब सुनना ध्यान से, क्या कह रहे हैं? अंधकार जो है, अंधकार आपके ज्ञान का विषय बनता है कि नहीं बनता? किस किस के ज्ञान का विषय नहीं बनता? सबके ज्ञान का विषय बनता है ना। हमें पता चल जाता है कि भैया यहाँ अंधकार है, कोई पदार्थ भले ही नहीं दिख रहा हो उस समय, लेकिन अंधकार का ज्ञान तो हो रहा है ना। तो जैसे, सुनना ध्यान से, जैसे वो अंधकार ज्ञान का विषय है। क्या है? ज्ञान का विषय है। तो ज्ञान का विषय है लेकिन वो ज्ञान का कारण नहीं है। वैसे ही पदार्थ और प्रकाश वो ज्ञान के विषय हैं। प्रकाश भी ज्ञान का विषय बन रहा है और पदार्थ भी ज्ञान का विषय बन रहा है, लेकिन ज्ञान के कारण है क्या? कि ज्ञान के कारण नहीं है। तो पदार्थ और प्रकाश ज्ञान के विषय हैं, ज्ञान के कारण नहीं है। परिच्छेदत्वात्। परिच्छेदत्वात् मतलब, परिच्छेद मतलब ज्ञान का विषय। ठीक है, जो ज्ञान के विषय हैं उनको कहते हैं परिच्छेद। तो परिच्छेदत्वात्, ज्ञान के विषय होने से, ना अर्थ ना आलोक कारणम, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। बोलो भाई। देखो, अब वहां पर आप कहाँ लेके जाओगे? ज्ञान पे। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये चल रही है कि वहां पर लॉजिक क्या है? आपको कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? आपने विषय और कारण को मिक्स कर दिया। तो उसलिए हम कह रहे हैं कि अंधकार ज्ञान का विषय है इसलिए कारण नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि अंधकार विषय है, कारण नहीं है। अंधकार को हम जान रहे हैं ना, तो वो अंधकार ज्ञान का विषय बन रहा है। तो विषय बन रहा है लेकिन कारण वो नहीं है। वैसे ही पदार्थ और प्रकाश वो विषय तो बन रहे हैं, उसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो हमारे जानने में तो आ रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान के कारण हो गए ऐसा नहीं है। जानने में तो हमें सब कुछ आ रहा है, पूरे पदार्थ जानने में आ रहे हैं, प्रकाश जानने में आ रहा है, तो उससे वो हमारे ज्ञान के कारण हो गए, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, अब क्लियर हो गया? तो यहाँ से जाओ, वहाँ से जाओगे तो प्रश्न खड़ा होगा फिर। ठीक है, चलो बोलो सब एक साथ सूत्र। नार्था लोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। ठीक है, शब्द सा भी आ गया, ना अर्थ आलोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्। चलो फुर्ती में भैया बताओ, धर्मी क्या है इसमें? खड़े हो हीरो। मोड़ो नहीं, जिनवाणी सीधी कर लो अच्छे से। हाँ बोलो, परिच्छेदत्वात् ये धर्मी है। बहुत बढ़िया।
तमोवत ये धर्मी है, बहुत बढ़िया। और अब एक आध दो चीजें बची हैं। क्या कर रहे हो भाई, बताओ धर्मी मतलब क्या है? जिसकी सिद्धि करना है वो धर्मी है। आपने तो पहले दिन से अभी तक की पूरी क्लास की। धर्मी मतलब क्या होता है? साध्य मतलब क्या होता है? तो फिर हेतु मतलब? किस किस को पता है भाई साध्य धर्मी हेतु क्या है, इनका स्वरूप क्या है? क्या कर रहे हो आप लोग? अपन इतनी बड़ी बड़ी बातें पढ़ रहे हैं, क्या इतने लोगों को पता ही है, आपको नहीं पता था? रेगुलर नहीं आते क्या? बोलो भाई, धर्मी किसे कहते हैं? माइक ले लो, अरे माइक ले लो, माइक। जो आधार हो। धर्मी किसे कहते हैं? जो साध्य का आधार हो, जिसके आधार से सिद्धि की जा रही है, उसको धर्मी कह रहे हैं। आपने तो सब उल्टा फुल्टा कर दिया। जिसके द्वारा सिद्धि कर रहे हैं आप, उसको साध्य बना रहे हो। बैठो भाई, है ना। साध्य धर्म का जो आधार है उसको धर्मी कहते हैं। साध्य किसे कहते हैं? हीरो, साध्य किसे कहते हैं? लेट आए हो? आज नहीं, जब से पढ़ रहे हैं। बोलो, साध्य किसे कहते हैं? जिसकी सिद्धि की जा रही है। हाँ, साध्य किसे कहते हैं? जिसकी सिद्धि की जा रही है। और इतनी सरल बातें हैं, ठीक है। धर्मी किसे कहेंगे? जिसके आधार से सिद्धि की जा रही है, जिसमें सिद्धि की जा रही है, मतलब साध्य धर्म का आधार वो क्या है? वो है धर्मी। ठीक है, बैठो, दोनों बैठो। हेतु, हेतु किसे कहते हैं? बोलो। हाँ, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ बोलो, बहुत बढ़िया। हेतु किसे कहते हैं? जिसके द्वारा सिद्धि की जा रही है। ठीक है, तो अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्, अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है, ज्ञान के विषय होने से तमोवत अंधकार के समान। मैंने सब कुछ अलग अलग कर दिया। बताओ अब धर्मी किस किस को समझ में आ गया? इस सूत्र में धर्मी क्या है? बोलो, आदि के पास में लो, माइक लो। अर्थ और आलोक। अर्थ बहुत बढ़िया, है ना। धर्मी क्या है? अर्थ और आलोक, वो धर्मी है। क्यों? क्योंकि वो आधार है। किसका आधार है? साध्य बता दो कोई जल्दी से, क्या है साध्य? बोलो भाई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। गलत बोल रहे हो, है ना। अरे और एक बात तो समझो, परिच्छेदत्वात् में तो पंचमी लगी है। क्या होगा वो? क्या बनेगा? हेतु बनेगा। साध्य कैसे बनेगा? होशियारों, बोलो। ज्ञान के कारण नहीं है ये साध्य। बहुत बढ़िया। साध्य क्या है? ज्ञान के कारण नहीं है, ये साध्य है। धर्मी क्या है? अरे बोलो, धर्मी क्या है? अर्थ और आलोक। साध्य क्या है? ज्ञान के कारण नहीं है, ना कारणम। ना कारणम ये क्या है? साध्य है। अब आप लोग अभी लिखते नहीं, फिर याद नहीं रहता। पेंसिल से लिखो उसमें ऊपर, धर्मी क्या है, धर्म क्या है, साध्य क्या है। मैंने आप लोगों को हिंट किया था, दूसरा अधिकार होने के बाद एग्जाम होगा। वो एग्जाम ऐसा होगा कि क्लास में सुनने वाला पूरे में से पूरे ले आए, और नहीं सुनने वाला पास भी नहीं हो पाएगा। उसमें डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा। नार्थालोकौ कारणम परिच्छेदत्वात् तमोवत्, इसमें धर्मी क्या है? बैठे रह जाओगे। और कहो इतना भी ना कहा जाए, इतना सिर्फ पूछ लिया जाए, नैयायिकों का खंडन करने वाले सूत्र में साध्य क्या है? कैसे बताओगे ना कारणम साध्य है? ठीक है, चलो। तो नार्थालोकौ कारणम, अर्थ और आलोक, यह है धर्मी। ये ज्ञान के कारण नहीं है। तो
ज्ञान के कारण नहीं है, इस बात की सिद्धि की जा रही है। तो ये क्या हो गया? हाँ, धर्म कहो साध्य कहो, ये क्या हो गया? साध्य। हेतु क्या है? हेतु क्या है? परिच्छेदत्वात्। परिच्छेदत्वात् का अर्थ क्या है? ज्ञान के विषय होने से। ठीक है, 3 चीजें हो गई, धर्मी भी हो गई, साध्य भी हो गया, हेतु भी हो गया। चलो अब वो 5 चीजें और जल्दी से बता दो। प्रतिज्ञा क्या है? हाँ, धर्म धर्मी समुदाय पक्षः पक्षस्य वचनम प्रतिज्ञा। क्या है इस सूत्र में? प्रतिज्ञा क्या है? माइक लो भाई, बताओ। सुनो अब सब ध्यान से, दो माइक दो जल्दी। बोलो। प्रतिज्ञा, हाँ, निर्लोके कौ, निर्लोके निर्लोको कौ कारणम, यह है प्रतिज्ञा। क्या कह रहे? क्या होगा? आपने क्या पूछा? नहीं, हमने सही पूछा आप, लेकिन प्रतिज्ञा ही चाहिए हमें। आप तो निर्लोको मुको क्या बोल रहे हैं? हमें लिखो ही नहीं है। नार्था लोकौ कारणम, हाँ ऐसा बोलो ना पूरा। नार्था लोकौ कारणम, अर्थ और आलोक ना कारणम। अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। ये क्या है? प्रतिज्ञा। हेतु बोलो चिरंतन, जोर से बोलो, खड़े होके, बिना माइक की आवाज जाए। हेतु क्या है? परिच्छेदत्वात्। प्रतिज्ञा हो गई, हेतु हो गया। उदाहरण क्या दिया है? बोलो सब एक साथ, क्या दिया है? तमोवत। ठीक है, तो उदाहरण क्या हो गया? तमोवत। बस फिर वापस से उपनय और निगमन कर देना। किसे कहते हैं उपनय और निगमन? बोलो, उपनय किसे कहते हैं? हाँ, हेतु रूप संहार उपनय, कि हेतु को दोहराना, वो क्या है? क्या है? हेतु को दोहराना उपनय है। पक्का? पक्का? बैठो। और लास्ट क्या बचा? निगमन। किसे कहते हैं निगमन? प्रतिज्ञा को दोहराना, वो क्या है? निगमन। ठीक है, तो ये सूत्र समझ में आ गया? सब बोलो एक साथ सूत्र, जोर से आवाज आनी चाहिए, आप लोग सो जाते हो वरना। नार्ता ठीक है, चलो अब जल्दी से जाओ, 10 मिनट का ही ब्रेक है आज, फिर 2 बजे से वापस से आप लोगों को बैठना है। 2:05 से कर लेंगे, ठीक है, फिर 2:45 पे छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। चलो बहुत कष्ट हैं वैसे, अपनी फिर कमी होगी परीक्षा मुख की, है ना, फिर तो लग नहीं पानी है। कल से आप लोगों का कॉलेज है। चलो देखते हैं, जैसा जो होगा देखेंगे। चलो ठीक है, एक साथ बोलिए, जय जिनेंद्र, जय।